नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। ये देखिए 13 नंबर क्वेश्चन आज स्टार्ट कर रहे हैं। मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम लागू कहाँ की गई थी। जहां पर मौसमों के आधार पर जो है फसल की बीमा किया जाता था तो वो होगा कर्नाटक में। कर्नाटक में किया गया था। मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम कर्नाटक में वर्ष 2007 में स्टार्ट हुआ था और खरीफ सीजन की फसलों के लिए स्टार्ट किया गया था। खरीफ फसलें क्या होती हैं, जो मे बी जून जुलाई में बोई जाती हैं, पानी के समय में बोई जाती हैं और इनसे जो इनको हम पीटते हैं, इनका जब कहते हैं हम लोग के यहाँ भी इसको पीटने की व्यवस्था बताई गई है। बाकी इसको ओसाते हैं, पीटते हैं। अब उस शब्द में मुझे नहीं याद आ रहा है क्या बोलते हैं। तो इससे खर की उत्पत्ति होती है। जिससे खर निकल रहा है तो आप उसको समझ लीजिए कि ये क्या है, आपका खरीफ की फसलें हैं। ये कर्नाटक में 2007 में स्टार्ट की गई थी और प्रो बी एम दांडेकर जी ने इसको स्टार्ट किया था। भारत में फसल बीमा के जनक भी दांडेकर जी है। तो ये क्वेश्चन आपका स्टैटिक जीके में है, पूछ सकते हैं फसल बीमा के जनक कौन है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादक का कारण नहीं है। जनसंख्या का दबाव, प्रच्छन्न बेरोजगारी, सहकारी कृषि। भाई जनसंख्या का दबाव तो निम्न कृषि उत्पादक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी भी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सहकारी कृषि है, ये नहीं है, ठीक है। सहकारी कृषि गलत नहीं हो सकती है क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं सहयोग की बात की गई है। भूजोत का छोटा आकार भी है, ये भी सही बात है। बेरोजगारी भी है, भाई आपके पास उतना अमाउंट नहीं रहेगा तो आप कहाँ से फिर चीजें क्लियरफाई कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 20वें दशक के प्रारंभ में भारत में सहकारी कृषि की दिशा में प्रयास आरंभ हुए हैं। स्वतंत्रता के उपरांत प्रारंभिक वर्षों में सहकारी कृषि को बढ़ावा देने का विशेष प्रयास किया गया था। सहकारी कृषि उत्पादकता में वृद्धि करती है और इस प्रकार सहकारी कृषि भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सी वित्त व्यवस्था सही है। यह है राज्य और यह है केंद्र। 0% जो होगा राज्य की कृषि विकास योजना के लिए निम्नलिखित में कौन सी वित्त व्यवस्था सही है। तो 0% राज्य इन्वेस्टमेंट करता है, 100% केंद्र करता है। 25 राज्य, देखिए 75 तो राज्य कभी नहीं देगा, 50 राज्य कभी नहीं देगा। 25-75 में कंफ्यूजन हो सकता है, तो आप इसके साथ अधिकतर लोग जाएंगे और इसमें जाने की जो कैपेबिलिटी है वो क्या है, 50% है। क्यों 50% है? अब यहां देखिए एक टर्म लिखा है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, यहां पर राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया। जब राष्ट्रीय शब्द जोड़ा जाता है तो हाँ आप जान लीजिए राज्य का तो ज्यादा नहीं हो सकता है। इसलिए 10-12% अगर राज्य माना जाए तो इसमें ठीक रहेगा, लेकिन राष्ट्रीय में तो केंद्र का ज्यादा योगदान रहता है, तो यहाँ आप ए के साथ जाएंगे, ठीक है। तो 0% से 100% जो होगा ये इसका सही आंसर होगा। 16 अगस्त 2007 में संचालित राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय सहायता 100% अनुदान के रूप में दी गई थी। नवंबर 2017 में इस योजना को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना या कृषि और संबंधित क्षेत्र पुनरुद्धार लाभकारी दृष्टिकोण RKVY या रफ्तार के रूप में जाना जाता है और इसे 3 वर्षों के लिए लागू किया गया था। 2017-18, 2019-20 तक जारी रखने की अनुमति प्रदान की गई थी। इस योजना हेतु वित्तीय आवंटन 15,722 रुपए का था, जिसका उद्देश्य किसान के प्रयासों को मजबूत बनाने, जोखिम को निवारण और के माध्यम से कृषि के काम को आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद बनाने और कृषि व्यवसाय उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। मतलब 15,722 रुपए दिया जाता था इस योजना के तहत। यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी फार्म के चल लागत पूंजी में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। देखिए बीज तो भाई फर्म में अगर लागत पूंजी है तो चलेगा ही, उर्वरक भी चलेगा, सिंचाई जल भी चलेगा, भूमि राजस्व ये क्या होता है, ठीक है, ये नहीं रहेगा। देखने में लग रहा है कि नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा भाई, फर्म की चल लागत पूंजी है तो लागत पूंजी में भाई बीज लगाया जाएगा, उर्वरक लगाया जाएगा और सिंचाई लगाया जाएगा। कृषि क्षेत्र में आप देखेंगे तो सबसे पहले क्या उसको बढ़िया खेत चाहिए, खेत के बाद उसमें क्या, क्योंकि लागत पूंजी कह रहा है, भूमि राजस्व तो लागत पूंजी है नहीं भाई, राजस्व कहाँ से लागत पूंजी आ गई।
तो यहाँ पर बीज लगेगा, यहाँ सिंचाई के लिए व्यवस्था होगी, यहाँ उर्वरक चाहिए, ये सही है, बाकी डी गलत है। किसी फर्म की लागत पूंजी में भूमि राजस्व शामिल नहीं होगा, जबकि बीज, उर्वरक, सिंचाई, जल इत्यादि इसकी चल लागत पूंजी में शामिल होंगे, क्योंकि सभी कृषि लागत या एग्रीकल्चर इनपुट्स में शामिल होते हैं। ठीक है, राजस्व शामिल नहीं होता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक किसान जिसे के पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत है तो वह क्या माना जाएगा? एक लघु कृषक माना जाएगा। 1 हेक्टेयर से कम होगा तो सीमांत किसान माना जाएगा। 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर से ज्यादा हो तो वो बड़ा किसान माना जाएगा। देखिए क्या बताते हैं, देख लीजिए। कृषि संगणना 2015-16 के अनुसार भारत में सीमांत जोत या मार्जिनल लैंड होल्ड या होल्डिंग्स के आकार के हिसाब से 1 हेक्टेयर से कम को अर्ध जोतों का आकार माना जाता है, 1 से 2 हेक्टेयर को अर्ध मध्यम जोतों का आकार माना जाता है, 2 से 4 हेक्टेयर को मध्यम जोतों का आकार और 4 से 10 हेक्टेयर को बृहद जोतों का आकार और 10 हेक्टेयर या उससे अधिक वाले को भारत में माना जाता है। भारत के सकल जोतों में 68% सीमांत जोत हैं, 17% जो है लघु जोत हैं, 9.60% जो होंगे वो अर्ध मध्यम जोत हैं, 3.8% जो होंगे मध्यम जोतों तथा 1% से कम लोग जो है बृहद जोत में है। ये 1% से भी कम या 0.6% बृहद जोत है, मतलब बड़ी जोत उनके पास है। तो ये कंडीशंस है। अब यहाँ एक देख लेते हैं, इधर वाला आपका फैक्ट है। उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को जिनके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्धता कराया जाता है वे इस प्रकार हैं: उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम इत्यादि। उसके बाद देखिए यहाँ पर औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र सर्वाधिक विकसित है। भाई हर जगह आप देखेंगे तो पश्चिमी क्षेत्र विकसित है। तृतीय क्षेत्र देखते हैं। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र या सेवा उद्योग आता है, जिसमें व्यापार, होटल, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, वास्तविक संपत्ति, सार्वजनिक प्रशासन, सुरक्षा, शिक्षा, अचल संपत्ति, पत्र पत्रिकाएं, मनोरंजन, विदेशी क्षेत्र इत्यादि आते रहते हैं। तो आप इसको जान लीजिए, ये तृतीय क्षेत्र में होटल मैनेजमेंट, परिवहन, संचालन, बैंकिंग, बीमा, वास्तविक संपत्ति, सार्वजनिक प्रशासन, सुरक्षा, शिक्षा, अचल संपत्ति, पत्र पत्रिकाएं, मनोरंजन, विदेशी क्षेत्र आदि। गोल्डन हैंडशेक का संबंध स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना से था। ठीक है। सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश वित्तीय वर्ष 1991 में आया था। आपको पता होगा कि एलपीजी रिफॉर्मेशन आया, उसी के आधार पर अखिल भारतीय खादी और ग्रामीण बोर्ड की स्थापना प्रथम योजना में की गई थी। परीक्षा उपयोगी तथ्य जो है पूछे क्या गए हैं देख लेते हैं। यहाँ नगर दिया गया है, यहाँ उद्योग दिया गया। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है, पोत निर्माण है। मूरी झारखंड में एल्युमिनियम यहाँ बनता है। गुड़गांव हरियाणा में मोटर गाड़ियाँ। पनकी उत्तर प्रदेश उर्वरक में। कोयम्बटूर सूती वस्त्र, राउरकेला लौह इस्पात, कपूरथला रेल डिब्बा और बरौनी तेल शोधन, सिंगरौली कोयला में है, मध्य प्रदेश में है। कजराहट सीमेंट करते हैं और कोयली बड़ोदरा में तेल शोधन है और आनंद में गुजरात में दूध। यहाँ पर देखिए कुछ योजनाएं हैं, देख लेते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 20 रुपये प्रतिवर्ष से पूर्व में 12 रुपये प्रतिवर्ष था, 20 हो गया है। कि प्रीमियम पर दुर्घटना में या मृत्यु या पूर्ण विकलांगता पर 2 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा का प्रावधान किया गया है। यदि आप घायल होते हैं तो आपको 1 लाख रुपए मिलेगा। 18 से 70 वर्ष की आयु, मतलब घायल का मतलब विकलांग होते हैं तब, 18 से 70 वर्ष की आयु एवं बैंक खाता होना अनिवार्य है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत से कृषि सामानों की निर्यात सम्मिलित नहीं करती है, मतलब सहभागी नहीं है? तो यहाँ पर देखिए नेफेड, ये तो है। स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, भाई यहाँ ट्रेडिंग है तो होगा ही होगा। उसके बाद यहाँ देखिए एमटीसी भी है। इफको तो यार यूरिया बेचती है, वो इंटरनल बेचती है, ऐसी नहीं है, देखने में लग रहा है। ठीक है। नेफेड ये जो है आपका, ये भी व्यापार करता है। स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन एसटीसी भी करता है। एमएमटीसी भी करता है। भारत में कृषि उत्पादों के निर्यात करने वाली संस्थाएं हैं, जबकि इफको रासायनिक उर्वरक के उत्पादन, निर्यात एवं आयात करने वाली संस्था है। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों में अग्रणी है? तो ये देखिए यहाँ गेहूं है, आलू है, मूंगफली गुजरात में बनता है तो गलत बात है। गेहूं, आलू, गन्ना। गेहूं तो है यार यहाँ पे, आलू भी है, गन्ना भी है, तो यही सही है। गेहूं, आलू, कपास, तो कपास ये महाराष्ट्र में मिलता है।
आलू, गन्ना, धान। धान वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा है। ठीक है, यहाँ से सही हो गया। तो ये उत्तर प्रदेश में गेहूं, आलू और गन्ना तथा में अग्रणी उत्पादन है। भारत में कृषि उत्पाद व्यापार वाणिज्य बिल 2020 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? ठीक है, आवश्यक वस्तुएं, संविदा कृषि, भाई इसमें किया गया तभी इसको निरस्त किया गया था। न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी, तो में भी यही एमएसपी का जिक्र नहीं किया तभी किसान विरोध कर रहे थे, यही सही होगा। देखते हैं, कृषि उत्पाद विपणन समितियां, ये भी थी और आवश्यक वस्तुएं भी थी। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या है। कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्यिक संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक 2020 जो लाया गया था, जो सितंबर 2020 में पारित कर था, दिसंबर 2021 में निरस्त कर दिया गया। निम्नलिखित प्रावधान थे, देख लेते हैं क्या है, भाई जानना भी जरूरी है। इसमें कहा गया था कि किसानों को उनकी उपज के विक्रय की स्वतंत्रता प्रदान करते हुए ऐसी व्यवस्था का निर्माण करा जाएगा जहां किसान एवं व्यापारी किसी उपज मंडी के बाहर भी अपना अन्य माध्यम से भी उत्पादों को सरलता पूर्वक व्यापार कर सकेंगे। अब देखिए, इसमें बिचौलियों को सीधा लाभ दिया जा रहा था। आपको भी पता होगा कि जो मंडी बनी हुई है, मंडी के बाहर भी चोरी छुपके जो है वो जो आढ़त वाले होते हैं वो अलग से लेकर के धान को स्टॉक में रखे हुए हैं। सब जान रहे हैं, मंडी विभाग के अधिकारी भी जान रहे हैं और फूड कॉर्पोरेशन वाले भी जान रहे हैं, लेकिन पैसा लेकर के रिपोर्टिंग कर देते हैं। ठीक है, तो पहली कमियां यहाँ पर थी जो कि किसानों ने इसका विरोध किया कि इससे क्या होगा कि आप जो है बिचौली ज्यादा इसमें सक्रिय हो जाएंगे, व्यापार और आप बढ़ावा देंगे, बिचौली को और सक्रिय कर देंगे यहाँ पे, और इसमें अडानी अंबानी आ जाएंगे, सबसे बड़े बिचौली हो जाएंगे। और नीचे वाले बिचौली इसलिए डरे हुए थे क्योंकि वो जान रहे थे बड़ा बिचौली आ जाएगा तो हमको खा जाएगा, इसलिए इसका विरोध वो भी कर रहे थे। आई होप ये समझ में आ गया होगा। हालांकि बाद में उनसे जुड़ जाते, चोर चोर मौसेरे भाई हो जाते, लेकिन यह है कि किसानों के हित का काम ये नहीं होता। बाद में उनके उत्पादों में जो है उपयुक्त मूल्य भी नहीं हो पाता। हालांकि सरकार ने यह कहा था कि मैं एक रेट तय कर दूंगा, उस रेट के नीचे नहीं लिया जाएगा, लेकिन जब उनके पास एडिशनल स्टॉक हो जाता तो आप उसे क्यों लेते हो। दूसरा क्या है, यह विधेयक राज्यों की अधिसूचित मंडियों के अतिरिक्त राज्य के भीतर एवं बाहर देश के किसी भी स्थान में किसानों को अपनी उपज निर्बाध रूप से बेचने के लिए अवसर एवं व्यवस्थाएं प्रदान करेगा। अब यहाँ पर देखिए, ये भी यहाँ पर बिचौलियों को लाभ मिलता है। किसान तो भाई कहाँ जाएगा बाहर बेचने। ठीक है, किसान के पास ना इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बेचने के लिए है, ना इतनी व्यवस्था है, वो अपना खेती कर ले वही बहुत है। तो यहाँ पर भी ये कहीं ना कहीं बिचौलियों को ही लाभ होता है। फिर यहाँ पर देखिए तीसरा है, किसानों को अपने उत्पाद के लिए कोई उपकर नहीं देना होगा और उन्हें माल ढुलाई का खर्च भी वहन नहीं करना होगा। ये सही बात है, लेकिन ये आएगा कहाँ से भाई, ले जाओगे कहीं ना कहीं तो आता है, तो ये कंपनी देगी तो आपको फिर वो कहीं ना कहीं काटेगी ही। भाई अगर आप बीटेक एमटेक किए हुए हो, कोई आपको काम लेने के लिए लेके जा रहा है तो आपसे 1 लाख कमाएगा तभी तो आपको 50,000 देगा। वही चीज है। विधेयक किसानों को ई ट्रेडिंग मंच उपलब्ध कराएगा जिसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से निर्बाध व्यापार सुनिश्चित किया जा सकेगा। यह भी अच्छी प्रक्रिया थी। मंडियों के अतिरिक्त व्यापार क्षेत्र में फार्मगेट, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसेस, प्रसंस्करण यूनिटों पर भी व्यापार की स्वतंत्रता होगी। ठीक है, किसान खरीदार से सीधे जुड़ सकेंगे जिससे बिचौलियों को मिलने वाले लाभ के बजाय किसानों को उनके उत्पाद की पूरी कीमत मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर बिचौलिया कौन है, बिचौलिया किसको समझा जाए, हो सकता है वही बिचौलिया बन जाए, तो ये भी जो है इन्होंने क्लिफाई नहीं किया था। ठीक है, खरीदार बड़े बड़े खरीदार, बड़ी बड़ी कंपनियां आ जाएंगी तो वो अपने हिसाब से रेट तय करेंगे, उसमें सरकार के हमसे कोई मतलब नहीं, एमएसपी कोई बात ही नहीं किया यहाँ पे। अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस का यहाँ पर कहीं भी बात उन्होंने नहीं किया है और यही इसका उत्तर सही है। ठीक है, एमएसपी ही सही है, उस पर कहीं बात उन्होंने नहीं किया था, ना रोड रेट तय किया था। उन्होंने कहा बाजार पे छोड़ देंगे सारी चीजें, हो सकता है कल बाजार डाउन हो जाए तो किसान मर जाएंगे। 21 नंबर, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए रबर का थाईलैंड ठीक है, कहवा का यार यहाँ मंगोलिया नहीं होगा, कहवा का आपका होता है, कॉफी का ब्राजील में भी कहवा मिलता है, सेंटोस में। जैतून स्पेन में है, ठीक है। गन्ना ब्राजील में है, ठीक। गन्ना नहीं, चुकंदर यहाँ ब्राजील में है। दिए गए विकल्पों में काफी या कहवा उत्पादक देश ब्राजील है, ना कि मंगोलिया है। से सभी विकल्प सही है, तो गन्ना भी हो सकता है ब्राजील में मिल रहा हो, लेकिन यहाँ चुकंदर से ज्यादा चीनी बनाया जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नाइजर रामतिल की फसल एक तेल की फसल है
इसके बीजों में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो यहाँ होगा 37 से 47%, सबसे ज्यादा। ठीक है, डीएल दर्शन में। अब यहाँ पर देखिए अटल पेंशन योजना है, ऊपर बगल में फैक्ट में योजना बता रहा था। तो पहले दुर्घटना बीमा बताया था कि 1 लाख रुपए तक आपको, जो आप कहीं टकराएंगे तब आपको मिलेगा, मतलब विकलांग हो जाएंगे, मर जाएंगे, 2 लाख रुपए मिलेगा आपको। कहाँ मिलेगा? आप घर वाले को मिलेगा। और पहले जो 12 रुपए था उसको 20 रुपए कर दिया गया। अब दूसरा है अटल पेंशन योजना। शामिल होने की आयु जो होगी 18 से 40 साल होगी। योगदान के अनुरूप आप 1,000 जमा करेंगे, 2,000 जमा करेंगे, 3,000 जमा करेंगे, 4,000 या 5,000। पेंशन में जब जमा करेंगे 60 वर्षों तक आप इसको जमा करना पड़ेगा। उम्र के बाद आपको तो 5 वर्षों तक सरकार लाभार्थियों के प्रीमियम का 50% यानी 1,000 रुपए वार्षिक में जो भी कम होगा वो अंशदान देगी। ठीक है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, आयु समूह 18 से 50 वर्ष है। अंशदान 436 रुपए है। पूर्व में 330 रुपए थी। 2 लाख रुपए के प्राकृतिक या दुर्घटना जोखिम का कवर है। नीति आयोग में अटल नवोन्मेष मिशन की स्थापना का प्रस्ताव है और मिशन की स्थापना हेतु 150 करोड़ की प्रावधान किया गया है। नवोन्मेष का मतलब क्या होता है आपका? नवोन्मेष मतलब जैसे यही नए प्रकार के जो अन्वेषित होते हैं, नवाचार इसको बोलते हैं, वही नवोन्मेष। यहाँ पर देखिए ये सेतु यानी स्वरोजगार और प्रतिभा का उपयोग, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन नामक तंत्र की स्थापना हेतु नीति आयोग ने 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान की मांग की है। उन्होंने कहा हुआ है, प्रावधान है, नहीं लिखा है, खाली प्रावधान लिखा है। ग्रामीण युवकों को नियोजनीयता बढ़ाने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना DDU GKU शुरू किया गया है। भारत में राजकोषीय नीति या फिस्कल पॉलिसी केंद्र सरकार एवं वित्त मंत्रालय निर्धारित करता है, जबकि RBI मौद्रिक नीति बनाता है। वित्त आयोग केंद्र एवं राज्य के मध्य राजस्व एवं वित्तीय संसाधनों का बंटवारा करता है। योजना आयोग का कार्य पंचवर्षीय योजना को तैयार करना होता। आर्थिक सर्वेक्षण वित्त आयोग द्वारा तैयार की जाती है तथा इसे प्रत्येक वर्ष वार्षिक बजट से पहले भारत के वित्त मंत्री द्वारा संसद में रखा जाता है, जिसमें देश के विगत वर्षों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा की जाती है। भाई जो आपने काम किया, क्या समीक्षा की गई उसके बारे में। उसके बाद फिर सरकार नया बजट लाती है। बजट सरकार की राजकोषीय नीति से संबंधित होती है। केंद्रीय बजट में चालू खाते या राजस्व व्यय की सबसे बड़ी मद ब्याज की अदायगी होती है। प्रगामी या प्रगतिशील कर या प्रोग्रेसिव टैक्स आय के पुनर्वितरण का सर्वोत्तम तरीका समझा जाता है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। कल फिर हम क्लास लेकर के आएंगे, तो आपको यहाँ पर रामतिल वाला जो है एलिब्रेशन बताएंगे और उद्योग क्षेत्र में हम प्रवेश करेंगे। ठीक है, तो कैसे लगी क्लास, अपना फीडबैक दीजिएगा। नमस्कार।